क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी का अरबों जीबी का डेटा कंप्यूटर की एक छोटी सी फाइल में कैसे फिट हो जाता है और साइंटिस्ट इसे डिकोड कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट का सरबस्ता राज खोलेंगे और देखेंगे कि बायोलॉजिकल डाटा को सेव करने के लिए फास्टा फॉर्मेट की सिंप्लिसिटी और फास्टा क्यू फॉर्मेट की क्वालिटी स्कोर्स क्यों जरूरी होते हैं। हम ना सिर्फ इन फॉर्मेट्स का फर्क समझेंगे बल्कि जेनबैंक और सैमबैम जैसे कम्प्लेक्स फाइल्स पर भी बात करेंगे जो डीएनए सीक्वेंसिंग और रिसर्च की बुनियादें हैं। तो अगर आप बायोलॉजिकल डाटा की इस कोडिंग लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम शुरू करेंगे जेनबैंक से जो पूरी रिसर्च हिस्ट्री को समेटे हुए है और फास्टा जो अपनी सिंपलिसिटी की वजह से हर जगह छाया हुआ है। इसके साथ ही हम PIR और अलाइनमेंट में इस्तेमाल होने वाले ALN और क्लस्टल W2 या क्लस्टल ओमेगा 2 और GCG MSF जैसे प्रोफेशनल फॉर्मेट्स को भी समझेंगे ताकि आपका डाटा एनालिसिस कभी फेल ना हो। इन तमाम इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है आखिर इन फॉर्मेट्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं अर्ली डाटा फॉर्मेट्स की। शुरुआत में बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेसेस सीक्वेंस को बहुत ही सादे ASC2 जो इसको प्लेन टेक्स्ट भी कहते हैं इन फाइल्स में स्टोर करते थे, जहां सिर्फ फाइल का नाम उसकी पहचान होता था। लेकिन वक्त के साथ ये तरीका नाकाफी हो गया क्योंकि रिसर्चर्स को सीक्वेंस के साथ उसकी एनोटेशन और उसकी सोर्स की तफसीलात भी चाहिए थी। सबसे बड़ा मसला तब आया जब इन सादा फाइल्स में हजारों सीक्वेंसेस के दरमियान किसी स्पेसिफिक डाटा को सर्च करना तकरीबन नामुमकिन हो गया और इसी मुश्किल ने रास्ता हमवार किया उन मॉडर्न फॉर्मेट्स के लिए जो हम आज यूज करते हैं। ASC2 फाइल्स की उन्हीं सर्चिंग और एनोटेशन की मुश्किलात को खत्म करने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हिस्ट्री में एक बड़ा मोड़ आया जब 1986 में जेनबैंक, EMBL और DDBJ ने मिलकर एक कोलैबोरेशन बनाई जिसने फ्लैट फाइल डेटा स्टोरेज फॉर्मेट को जन्म दिया। इस नए निजाम की बदौलत सीक्वेंस डेटाबेसेस अब एक डिफाइंड फाइल फॉर्मेट में मूव हो गए जहां सबके लिए एक शेयर्ड फीचर टेबल और एनोटेशन के स्टैंडर्ड तय किए गए ताकि डेटा को पढ़ना और ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाए। सिर्फ DNA ही नहीं बल्कि PIR ने भी प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए इसी तरह के मिलते जुलते फॉर्मेट अडॉप्ट किए जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए डाटा शेयर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुराने फॉर्मेट्स भी आज के दौर में कोई अहमियत रखते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। इन्हीं फ्लैट फाइल फॉर्मेट्स को आज भी सीक्वेंस डेटाबेसेस में सीक्वेंसेस को एक्सेस करने और उनकी मुकम्मल एनोटेशन को डिस्प्ले करने के लिए सबसे बेहतरीन समझा जाता है। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लोकल कॉपीज को सेव करने के लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और आसान है। यानी आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पर भी पूरा जीनोमिक डाटा आसानी मैनेज कर सकते हैं। तो गोया ये फ्लैट फाइल्स आज भी हमारे लिए वैसे ही ब्रिज का काम कर रही हैं जो डेटाबेस और रिसर्चर को आपस में जोड़ती हैं। अब इससे आगे हम देखेंगे कि इन फाइल्स का असल स्ट्रक्चर और फॉर्मेट दिखता कैसे है। यहाँ पे जो हमारे पास फिगर में दिखाया गया है ये एक जेनबैंक फॉर्मेट है और जेनबैंक फॉर्मेट NCBI में यूज किया जाता है। ये पहले लेक्चर में हम इसकी बात कर चुके हैं। तो इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है हेडर। हेडर में क्या आ जाता है? इसकी लोकस, इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सेशन, इसकी वर्जन, इसके कीवर्ड, सोर्स, ऑर्गेनिज्म, रेफरेंस, ऑथर, टाइटल, जर्नल और कमेंट्स। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपने रिट्रीव करनी है तो ये आप यहाँ पे आएंगे और आपको यहाँ पे डेट भी मिल जाएगी कि कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है हमारे पास फीचर टेबल। फीचर टेबल में हमारे पास जीन की इंफॉर्मेशन, उसकी लोकेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक वो एक्सटेंड कर रही है, उसके मैसेंजर RNA की इंफॉर्मेशन और उसके कोडिंग सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें ये उसका ट्रांसलेटेड एक एमिनो एसिड सीक्वेंस भी मिल जाता है। तीसरा हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने काम बेसिकली सीक्वेंस से ही करना है। तो अगर आपने सीक्वेंस यूज करना है तो आप यहाँ पे आएंगे। तो आपने देखा किस तरह से ये जेनबैंक फॉर्मेट उस जीन सीक्वेंस की उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर समेटे हुए है। अब यहाँ पे पहले सेक्शन में आ जाते हैं जो कि हमारा है हेडर सेक्शन। तो लोकस की अगर बात कर लें तो ये लोकस बेसिकली ये एक्सेशन नंबर ही होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास उसके बेस पेयर की ये जो सीक्वेंस है इसका टोटल साइज कितना है। तो ये 1580 बेस पेयर पे मुश्तमिल है। और ये क्या चीज है? ये मैसेंजर RNA है और किस फॉर्म में है? लीनियर है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिज्म का आ जाता है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म था। तो ये PLN मीन्स प्लांट, अगर VRL होता तो मीन वायरल। ठीक है, तो इस तरह ये उस ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कब डिपॉजिट हुआ यहाँ पे? ये हुआ 9 नवंबर 2004 को। और कौन से ऑर्गेनिज्म से है उसकी सारी क्लासिफिकेशन यहाँ पे दी जाएगी। लाइक ये यूकैरियोटा, ये सारी उसकी क्लासिफिकेशन भी दी गई हुई है, टैक्सोनॉमी जिसको हम कहते हैं। जो ओराइजा सैटिवा से ये दिया गया है। यहाँ पे आप देखें तो इसकी वर्जन भी मेंशन्ड है, ये पहली वर्जन है। अगर इसके साथ 0.2 लग जाए तो इसका मतलब दूसरी वर्जन है, फिर 0.3 लग जाए। अब ये वर्जन क्यों चेंज होती है?
वर्जन का पर्पज ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम ऑथर ने सबमिट कराया तो उसके अंदर कोई मिस्टेक थी, मे बी वो कोई चीज़ ऐड करना भूल गया हो, कहीं पे कोई एक ORF हो वो बताना भूल गया हो, तो उसने फिर दोबारा रिवीजन कराई, उसने बताया, उस करेक्शन कराई, तो हमारे पास वर्जन हो गई 0.2। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह गया और वो आइडेंटिफाई हुआ, उसने फिर करेक्ट करवाया, तो वो वर्जन आ गई 0.3। बट इस फॉर्म में ये पहली वर्जन है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। ऑर्गेनिज्म का नाम हमने देख लिया, तो रेफरेंस आ गए। रेफरेंस टोटल बेस पेयर का ये शो कर रहा है 1 से लेकर 1580 तक। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका टाइटल। पेपर जिसमें ये पब्लिश किया है या प्रपोज टाइटल वैसे ये डालते हैं। अगर पेपर ऑनलाइन आ जाए तो फिर ये नीचे जर्नल भी लिखा आता है, जैसे यहाँ पे जर्नल लिखा है, तो इसका मतलब है ये पेपर पब्लिश्ड है। अगर जर्नल का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, तो इट मीन्स के ये पेपर पब्लिश नहीं है। अब ये पेपर पढ़ा कहाँ पे है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो नंबर लिखा हुआ है हाइपर लिंक है, तो ये आपको पबमेड की एक साइट पे ले जाएगा जहाँ पे आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑथर लिस्ट। तो ऑथर लिस्ट में हमारे पास वो लोग आए जिन्होंने इस सीक्वेंस पे काम किया या इस पेपर पे काम किया। उसके बाद फिर जर्नल, आप ये देखें, पहले देखें ये इस यूनिवर्सिटी का ही नाम आ रहा है, तो पहले ये सबमिटेड नहीं था, पेपर एक्सेप्टेड नहीं था, जब एक्सेप्ट हुआ तो ये साइंस के जर्नल का नाम आ गया। उसके बाद फिर ये आ जाती है हमारे पास कमेंट, दिस रिकॉर्ड हैज नॉट yet बीन सब्जेक्ट टू फाइनल NCBI रिव्यू, दिस रिकॉर्ड इज ड्राइव फ्रॉम एन एनोटेटेड जीनोमिक सीक्वेंस। तो ये कमेंट NCBI वालों ने दिया है कि ये इस सीक्वेंस को अभी रिव्यू नहीं किया गया, लेकिन ये पब्लिकली अवेलेबल है। तो ये जो डेटाबेस है बेसिकली, इसके अंदर NCBI में कोई भी बंदा अपना अकाउंट बना के वहाँ पे इंफॉर्मेशन सबमिट कराता है, फिर NCBI वाले उसको रिव्यू करते हैं और फिर उसको वहाँ पे रहने दिया जाता है। अगर रिव्यू के दौरान कोई मसला आ जाए तो ऑथर को कांटेक्ट किया जाता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए कहा जाता है। अगर वो नहीं करते तो फिर कुछ टाइम बाद वो इस सीक्वेंस को रिमूव कर देते हैं। हम अब जीन बैंक के सबसे टेक्निकल और दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है फीचर टेबल सेक्शन। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि फीचर टेबल एनोटेशन के लिए होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। यहाँ हर एंट्री एक फीचर की से शुरू होती है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद उसकी लोकेशन दी जाती है और ये लोकेशन उसके न्यूक्लियोटाइड पोजीशन को जाहिर करती है, और आखिर में क्वालिफायर्स होते हैं जो हमें प्रोटीन आईडी, जीन का नाम और प्रोडक्ट की मजीद तफसीलात फराहम करते हैं। ये टेबल असल में एक मैप की तरह काम करता है जो रिसर्चर को गाइड करता है कि जीनोम के किस हिस्से में कौन सी फंक्शनल इंफॉर्मेशन छुपी है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ आते हैं जो हमारा है सीक्वेंस सेक्शन। पिछली स्लाइड में हमने मैप तो समझ लिया, लेकिन असल रॉ डेटा हमें यहाँ मिलता है जो ओरिजिन कीवर्ड से स्टार्ट होता है। अच्छा, इस पोर्शन में पूरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। लाइक आप ये देख सकते हैं, ये इसलिए किया जाता है कि ये ह्यूमन आई इसको आसानी से पढ़ या देख सके, और साथ इनकी नंबरिंग की जाती है इस साइड पे। तो ये हमें बताया गया है कि 1 से 60 तक ये न्यूक्लियोटाइड पहली लाइन में है, फिर 61 से 120 तक अगली लाइन में है। तो ये इस तरह से सारी तरतीब चलती आती है, और ये है सीक्वेंस को एंड करने का सिंबल। कंप्यूटर इस सिंबल को देख के ये जज करता है कि इस सीक्वेंस का अब इख्तिताम हो गया है और अब नए सीक्वेंस स्टार्ट करने की बारी है। जेन बैंक सीक्वेंस फॉर्मेट की तफसीलात के बाद अब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के उस फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं जो अपनी सादगी और मकबूलियत में सबसे आगे है, यानी फास्टर सीक्वेंस फॉर्मेट। जहां जेनबैंक में एनोटेशंस का ढेर था, वहीं बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जो न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन सीक्वेंस को इतनी आसानी से रिप्रेजेंट करता है कि इस दुनिया का हर छोटा बड़ा बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम आसानी पढ़ सकता है। इस फॉर्मेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड को सिर्फ एक सिंगल लेटर से जाहिर किया जाता है, जिसकी वजह से ये डाटा कम्प्लेक्स नहीं रहता और एनालिसिस बहुत फास्ट हो जाते हैं। फास्टा फाइल की सबसे पहली लाइन को कमेंट लाइन या हेडर लाइन भी कहा जाता है, जिसकी पहचान हमेशा ग्रेटर देन सिंबल से की जाती है। ये लाइन हमारे सीक्वेंस को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, जिसमें अक्सर NCBI और जेन बैंक में आप अगर देखें तो वहां पे एक्सेशन नंबर मेंशन होता है। हेडर के बाद बाकी तमाम लाइंस में असल बायोलॉजिकल सीक्वेंस होता है। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पे ये सीक्वेंस 80 या 120 कैरेक्टर्स की लाइन में डिवाइड होती है ताकि इससे पढ़ना और स्टोर करना आसान हो। तो अगर आप जेन बैंक की पेचीदगी से बचना चाहते हैं और सिर्फ सीक्वेंस पर काम करना चाहते हैं तो फास्टा आपका बेहतरीन साथी है। अब हम फास्टा की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस सीक्वेंस में सबसे ऊपर ये हमारे पास जो है ये डेफिनेशन लाइन है। अब ये स्टार्ट हो रही है इस तरह के सिंबल से, ग्रेटर देन के सिंबल से यूं, और ये हमें इंफॉर्मेशन बता रही है कि ओराइजा सेटिवा का ये क्रोमोसोम 11 का सीक्वेंस है, तो और एक्सेशन नंबर भी यहाँ पे दे रही है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता करना है कि ये किस ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस है तो हम इस डेफिनेशन लाइन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीक्वेंस की तरफ आएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये जो सीक्वेंस आ रहा है इसकी लेंथ 70, 80 या 60 तक जा सकती है। उसके बाद
अगर आप एक फाइल ऐसी बना रहे हैं जिसमें आपने ये एक सीक्वेंस डाला, इसके बाद फिर इस तरह दूसरा सीक्वेंस कोई डाल देते हैं, फिर तीसरा सीक्वेंस, तो इस तरह की फाइल को हम कहते हैं मल्टीफास्टा। तो मल्टीफास्टा फॉर्मेट, ठीक है। और ये तब यूज किया जाता है जब आपने फाइल की मोटिव प्रेडिक्शन करनी हो या फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करनी हो या उनकी अलाइनमेंट करनी हो, तब इस तरह की आपने मल्टीफास्टा फॉर्मेट में फाइल डिजाइन करनी है। अब हमारे पास आता है PIR फॉर्मेट, और ये प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स में होता है या वहां से निकला है। अच्छा, ये वाला सीक्वेंस जो है ना, ये भी फास्टा फॉर्मेट से निकला है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसका स्टार्ट भी इस तरह के सिंबल से होता है जो कि ग्रेटर देन फास्टा में भी हमने बात की कि इस तरह का सिंबल था। उसके बाद 2 लेटर कोड आता है जिसमें हमारे पास P1 F1 ये डिफरेंट इस तरह के कोड्स आ सकते हैं जो सीक्वेंसेस की टाइप्स को बताते हैं। फिर एक सेमीकोलन आता है और इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस आईडी आ जाती है। ये फॉर्मेट खास तौर पर प्रोटीन सीक्वेंसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया है ताकि कंप्यूटेशनल टूल्स की सीक्वेंस की कैटेगरी समझने में आसानी हो। तो अगर आप सिर्फ डीएनए ही नहीं बल्कि प्रोटीन्स पे भी काम कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट को समझना आपके लिए निहायत जरूरी है। चलिए अब PIR के बाकी हिस्सों को समझते हैं जो इसे फास्टा फॉर्मेट से डिफरेंट बनाते हैं। हेडर लाइन के फौरन बाद इसमें एक लाइन आती है जो टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन कहलाती है, और ये टेक्सचुअल लाइन हमें ये बताती है कि ये प्रोटीन काम क्या करती है। इसके बाद हमारे पास एक या मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं जो सीक्वेंस कंटेन करेंगे, अमीनो एसिड सीक्वेंस, और जब एंड हो जाएगा उस सीक्वेंस का तो हमारे पास इस तरह का एक स्टेरिक साइन आ जाएगा जो कंप्यूटर को बताएगा कि अब ये सीक्वेंस यहाँ पे एंड हो चुका है। इसके एंड के बाद आप यहाँ पे मजीद लाइंस लिख सकते हैं जो उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकती हैं अमीनो एसिड की या प्रोटीन की, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होती हैं वो उसको ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देती हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करती, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं। फास्टा की तरह एक ही PRI फाइल के अंदर एक से ज्यादा सीक्वेंसेस भी मौजूद हो सकते हैं जो इस बड़े डेटा सेट के लिए निहायत मुफीद बनाते हैं। इसके अलावा एक जरूरी टेक्निकल पॉइंट याद रखें कि PIR फॉर्मेट को अक्सर NBRF फॉर्मेट के नाम से भी याद किया जाता है या पुकारा जाता है क्योंकि इसे नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन ने डेवलप किया था। तो अगर आपको कहीं MBRF का जिक्र मिले तो परेशान मत होइएगा क्योंकि ये वही PIR फॉर्मेट है जिसकी डिटेल्स हमने अभी समझी हैं। तो ये बता रहा है कि प्रोटीन 1 के नाम से इसको करेगा आइडेंटिफाई। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए ये कुछ कोड आ जाते हैं, ठीक है, और फिर इसकी टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन आ जाती है और यहाँ पे हमारा सीक्वेंस आ गया। अब जब ये सीक्वेंस एंड हो रहा है तो यहाँ पे एक स्टेरिक का साइन है सेम सब में। अब जब कंप्यूटर इसको रीड करेगा जैसे ही ये स्टेरिक का साइन आएगा तो ये इसको जज करेगा कि ये सीक्वेंस यहाँ पे एंड हो चुका है, सेम ये सीक्वेंस यहाँ पे एंड, ये सीक्वेंस यहाँ पे एंड। इन तीनों सीक्वेंसेस के बाद अब हमारे पास एक ये सीक्वेंस आता है जिसे हम क्लस्टर ओमेगा या ARN सीक्वेंस टाइप कहते हैं, और ये तब काम आता है जब हमें मुख्तलिफ सीक्वेंसेस को आपस में कंपैरिजन करना हो। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब ये फाइल सीक्वेंस स्टार्ट होगा तो इसके पहले ये क्लस्टर ओमेगा लिखा होगा। अगर ये नहीं लिखा होगा तो जो कंप्यूटर है वो इसको इग्नोर कर देगा, वो रीड नहीं कर पाएगा। इसके बाद एक या दो एम्प्टी लाइंस होती हैं और फिर डेटा ब्लॉक्स में डिवीजन होती है जहां हर लाइन में सीक्वेंसेस का नाम, थोड़ी सी स्पेस और फिर तकरीबन 60 सीक्वेंस सिंबल होते हैं या सीक्वेंस रेजिड्यूज होते हैं। ये फॉर्मेट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को इतने खूबसूरत तरीके से दिखाता है कि आप बासानी देख सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड कंजर्वेशन दिखा रहा है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है और कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं। क्लस्टर ओमेगा फॉर्मेट में सिर्फ ब्लॉक्स ही नहीं होते बल्कि हर ब्लॉक के नीचे एक ऐसी लाइन होती है जो डिग्री ऑफ कंजर्वेशन को जाहिर करती है, यानी ये बताती है कि अलाइनमेंट के कॉलम में कौन सा न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड बिल्कुल सेम है। इसके अलावा सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हार्ड रूल्स हैं। मसलन इसमें केस मैटर नहीं करता, आप कैपिटल या स्मॉल लेटर्स दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंबल हमेशा एक वैलिड अल्फाबेट होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है अगर सीक्वेंसेस के दरमियान कोई गैप हो तो उसको हाइफन से रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि अलाइनमेंट की एक्यूरेसी बरकरार रह सके। क्लस्टर ओमेगा अलाइनमेंट में सिर्फ सीक्वेंसेस का होना काफी नहीं बल्कि असल जान उन कंजर्वेशन सिंबल्स में होती है जो हर ब्लॉक के नीचे नजर आते हैं। अगर किसी कॉलम में न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड्स बिल्कुल एक जैसे हों तो वहां एस्टेरिक आ जाता है जो आइडेंटिकल रेजिड्यूज को शो करता है। अगर वहां सेमीकोलन आ रहा हो इसका मतलब है कंजर्व सब्स्टिट्यूशंस, यानी अमीनो एसिड बदले तो हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। और जब पीरियड आ जाए, ये पीरियड सेमी कंजर्व सब्स्टिट्यूशन को दिखाता है जहां प्रॉपर्टीज में थोड़ा फर्क होता है। सबसे आखिर में खाली स्पेस आ जाती है। तो जब खाली स्पेस सीक्वेंस में आ जाए तो इसका मतलब है कि नो मैच, यानी वहां कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो ये सिंबल ही हमारे इंडिकेटर हैं जो बताते हैं कि कौन सा हिस्सा एवोल्यूशन के दौरान हमेशा महफूज रहा है यानी कंजर्व्ड रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी एक एग्जांपल आ गई है, जैसे ये दो सीक्वेंस हैं हमारे पास, इनकी अलाइनमेंट की गई है और ये स्टेरिक शो कर रहे हैं कि ये हाईली कंजर्व्ड है, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। बट
यहाँ पे अगर हम ये सेमीकोलन देखें, ये इस तरह से जो रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है ये बदले तो हैं लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो सिमिलर है। उसके बाद हमारे पास ये फुल स्टॉप आ जाता है या पीरियड इसको हम कह लें। तो यहाँ पे हमारे पास बदलाव आ चुका है और फिर हमारे पास स्पेस आती है। अगर यहाँ पे ऐसी जैसे कोई स्पेस आ रही है तो यहाँ पे कोई कंजर्वेशन नहीं है। क्लस्टल ओमेगा के बाद हम अपने आखिरी लेकिन इंतहाई अहम फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम GCG या MSF फॉर्मेट भी कहते हैं। MSF का मतलब है मल्टीपल सीक्वेंस। इस फॉर्मेट की खासियत यह है कि ये ना सिर्फ सीक्वेंस के नाम और असल डेटा को स्टोर करता है, बल्कि ये सीक्वेंसेस को ताकि उनका कंपैरिजन आसान हो जाए। आप एक ही MSF फाइल में एक सिंगल सीक्वेंस भी रख सकते हैं और बहुत सारी सीक्वेंसेस का पूरा डेटा सेट भी। ये फॉर्मेट अलाइनमेंट के रिजल्ट को प्रोफेशनल और स्ट्रक्चरल तरीके से महफूज करने के लिए बेहतरीन है। उसके बाद हमारे पास सिंबल कंपैरिजन टेबल और गैप्स की डिटेल दी गई है। डिवाइडिंग लाइन में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डेट और ये दो डॉट्स दिए गए हैं और इसके नीचे ये सीक्वेंसेस की डिटेल्स हैं, ये वाली, जिसमें सीक्वेंसेस का नाम, टोटल हमारे पास 3 सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सीक्वेंस, उनकी लेंथ और चेक सम और वेट दिया गया है उनका। उसके बाद हमारे पास डबल स्लैश आ रहा है जिसके नीचे हमारे पास एक्चुअल अलाइनमेंट ये शो होती है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 प्रोटीन्स को अलाइन किया गया है ताकि इनकी सिमिलरिटीज को आपस में देखा जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था बायोइन्फॉर्मेटिक्स 5 फॉर्मेट्स का मुकम्मल सफर। जीन बैंक की तफसीलात से लेकर फास्टा की सादगी और MSF की टेक्निकल अलाइनमेंट तक। उम्मीद है अब आप किसी भी बायोलॉजिकल डेटा फाइल को देखकर परेशान नहीं होंगे, बल्कि उसे आसानी से डीकोड कर लेंगे। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।